साथियों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आपको उत्तराखंड की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसी श्रृंखला में आज की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्राग ऐतिहासिक काल के जो स्रोत थे, उसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ पढ़े हमने और अधार्मिक ग्रंथ पढ़े। पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों के बारे में हमने जाना है। आज की क्लास में को इसी क्रम में आगे बढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल के स्रोत। उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक काल में जो स्रोत हुए हैं, कौन कौन से स्रोतों की हमें प्राप्ति हुई है, उन स्रोतों के बारे में हम सबसे पहले जानने जा रहे हैं कि उत्तराखंड में ऐसे कौन से ऐतिहासिक काल के स्रोत हैं जिनकी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है और जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आता है कालसी का शिलालेख। कालसी के शिलालेख के बारे में जाने तो यह शिलालेख जो है कि मौर्य वंश के एक प्रतापी महान शासक अशोक के समय का माना जाता है और इस शिलालेख को ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। अशोक का ये महत्वपूर्ण शिलालेख हमारे उत्तराखंड के कालसी क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त अशोक ने ऐसे बहुत सारे शिलालेखों की रचना की है जिनकी संख्या लगभग 14 तक बताई जाती है, जो पाकिस्तान से लेकर गुजरात से लेकर उड़ीसा से लेकर हर एक प्रांत में हमको देखने को मिलते हैं। कालसी शिलालेख जो शिलालेख बना हुआ है, ये उस समय का जो मौर्य साम्राज्य की प्रसिद्धि का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जिसमें कि उस समय राजा के आदेश को पत्थर पर उकेरा गया था और इस शिला पर लिखा गया था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर जाना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, पशु बलि की निंदा की गई। ऐसी बहुत सारी चीजें अशोक के द्वारा यहाँ पर अपने आदेश दिए गए थे, जो कि हमें उस समय की इन बातों को बताने में उस समय की इन चीजों को बताता है। इसी क्रम में अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का काफी महानतम शासक हुआ है और अशोक जब 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है और कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाने के कारण वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म को अपना करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। और कालसी शिलालेख भी इसी का एक उदाहरण यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो इसकी खोज किसने की गई थी, तो जॉन फॉरेस्टर द्वारा इसकी खोज की गई थी। उन्होंने सर्वप्रथम इसको देखा था जब यमुना नदी में बाढ़ आई थी, उस दौरान इसका पता चला, इसको खोज करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया और फिर राज्य सरकार के ये संरक्षण में है। तो इसी प्रकार के ऐसे ऐतिहासिक जो चीजें हैं हमारे उत्तराखंड की, उसी में से समझते हैं और परीक्षा के पॉइंटों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें समझते हैं क्या क्या इसकी विशेषता है, कैसे कैसे ये अभिलेख है। तो सबसे पहली बात आती है कालसी का अभिलेख। कालसी जो है उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध प्लेस है देहरादून के अंतर्गत, जो यमुना नदी के किनारे, यमुना टोंस और अमलाव नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे सबसे पहली बात यही आती है कालसी शिलालेख के बारे में। तो कालसी की खोज सबसे पहले 1860 में जॉन फॉरेस्टर द्वारा की गई थी और ये कालसी जो है देहरादून में स्थित है और देहरादून के अंतर्गत ये कालसी का शिलालेख है और ये मौर्यकालीन शिलालेख है, अशोक के समय का शिलालेख माना जाता है। और इस समय माना जाता है उत्तराखंड में जो कालसी के अंतर्गत कुनिंदों की राजधानी थी। कुनिंदों की अगर बात करें तो उत्तराखंड पर पहली राजनीतिक शक्ति है, जो शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है उत्तराखंड में। कुनिंदों की राजधानी अलग अलग जगहों पर रही है। कुनिंदों का जो साम्राज्य की बात करें तो उस समय कुनिंदों का साम्राज्य काली नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र तक था और इनकी राजधानी कालसी हो गया और सहारनपुर और मथुरा तक इनकी 3 राजधानियां थी और इनकी प्राचीनतम और जो इनकी वर्तमान राजधानी माना जाता है श्रीनगर क्षेत्र को भी माना जाता है। ऐसा हमें ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कालसी शिलालेख के बारे में अगर जानना चाहें तो ये जो कालसी शिलालेख है, इसकी जो भाषा है ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, कालसी का जो अशोका शिलालेख है। और दूसरी बात है, इसकी जो लिपि लिखी गई है, जैसा हमारी लिपि देवनागरी है तो इसमें ब्राह्मी लिपि लिखी गई है और ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है और माना जाता है कि जो यही लिपि है सबसे पहले जो प्राकृत भाषा है, यही अन्य भाषाओं की भी इसी से, जो हमारे देश की अन्य भाषाएं वो इसी से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट इसमें बात आती है
कि यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया और कालसी क्षेत्र के अंतर्गत भी गया और उत्तराखंड के बहुत सारे जगहों पर ह्वेनसांग भ्रमण करता है और इसमें कालसी के बारे में कहता है। ह्वेनसांग कहता है कि कालसी का प्राचीन नाम शुद्ध नगर था। तो इस प्रकार का जिक्र करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि जो कालसी का जो प्राचीन नाम है कालकूट, कालसी का प्राचीन नाम है खलतिका भी कहा जाता है और युगसैल भी कालसी को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अशोक का ये अभिलेख है और इसके अतिरिक्त तथा इसे कालशिला या चित्रशिला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 10 फुट है। कालसी जो अभिलेख है इसकी ऊंचाई 10 फुट है और चौड़ाई 8 फुट है और इसके अतिरिक्त इसमें यह टॉस नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख में कालसी क्षेत्र को अपरांत कहा गया है और यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। कालसी अभिलेख में जो यहाँ के कालसी के जो निवासी थे उन निवासियों को पुलिंद कहा जाता है। इसमें हिंसा त्याग कर अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है और अशोक के जो 14 अभिलेख हैं उनमें से ये 13वां अभिलेख है जो कालसी का अभिलेख है। और इसके अतिरिक्त इसमें नेक्स्ट आता है जो कालसी का जो शिलालेख है इसमें जो प्रसिद्ध चित्र दिखाया गया है, एक हाथी का चित्र दिखाया गया है जिसको गजतमे शब्द का जिसमें प्रयोग किया गया है। गजतमे का मतलब होता है कि श्रेष्ठ हाथी, इस प्रकार से इस शिलालेख में दिखाया गया है। और नेक्स्ट जो बात आती है कि इसमें ये भगवान बुद्ध का प्रतीक माना गया है, भगवान बुद्ध को समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 1254 में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने इसे खंडित किया है, इसको क्षति पहुंचाई है इस अभिलेख को। और ये महत्वपूर्ण चीजें कालसी के अभिलेख से हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम कालसी के अभिलेख के बारे में जानते हैं। दूसरी बात इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जो इसी श्रृंखला में दूसरा है हमारा त्रिशूल लेख, कि अलग अलग मंदिरों से हमें त्रिशूल पर लिखे हुए लेख मिले हैं। और ऐसे ही उत्तराखंड में एक जो गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत गोपीनाथ मंदिर हो गया और दूसरा हो गया हमें उत्तरकाशी के बालाहाट क्षेत्र से जो देवी का मंदिर है, इसमें शक्ति मंदिर से हमें जो त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के जो गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर से जो हमें जिन राजाओं के लेख मिलते हैं उनमें नाग वंश के एक राजा होते हैं, नाग वंश के राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। और जो नेपाल के शासक जो गढ़वाल पर उस समय आक्रमण करते हैं अशोक चल का भी लेख मिलता है। और नेक्स्ट इसमें बालाहाट शक्ति मंदिर में भी हमें गुहानाग और अशोक चल के नाग वंश के जो राजा होते हैं गुहानाग और अशोक चल का भी लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नेक्स्ट जो बात आती है अल्मोड़ा सिक्कों की बात आती है। अल्मोड़ा सिक्कों की बात की जाए तो अल्मोड़ा सिक्के कुनिंद राजाओं से संबंधित है। अल्मोड़ा सिक्कों को जनरली दो टाइप्स में रखा जाता है और उसमें से जो पहले टाइप्स के जो सिक्के होते हैं उसमें सिर्फ तांबे का प्रयोग किया जाता है और जो दूसरे प्रकार के सिक्के होते हैं उसमें कांस्य और तांबे का मिक्सअप प्रयोग किया जाता है। और इसी में जो हम अल्मोड़ा सिक्कों की बात करें तो अल्मोड़ा सिक्के कुनिंदों से संबंधित है, कुनिंदों के समय से संबंधित है। 1979 में अल्मोड़ा व बागेश्वर से कुनिंदों के 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं। पहले ये सिक्के जो होता है अल्मोड़ा म्यूजियम में रखे जाते हैं, बाद में इनको ब्रिटिश संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। तो ये कुनिंद राजाओं के जो सिक्के थे उन सिक्कों से हमें कुनिंदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये चीजें हमें भी उत्तराखंड के इन क्षेत्रों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है लाखा मंडल देहरादून के अंतर्गत आता है और इसका प्राचीन नाम मड था। लाखा मंडल का प्राचीन नाम मड था और इसको लाखा मंडल को उत्तराखंड का सिंहपुर भी कहते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इसमें बात आती है कि यह रिखनाट यमुना और मोदरघाट नदियों के संगम पर है। छत्रयुक्त पैगोडा मंदिर है, जो लाखा मंडल है छत्रयुक्त पैगोडा मंदिर है। राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि राजकुमारी ईश्वरा है उसका अभिलेख यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इसमें आती है गुप्तकालीन मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त की गई हैं। लाखा मंडल से गुप्तकालीन राजाओं की जो मूर्तियां हैं उनकी भी प्राप्ति होती है। लाखा मंडल लेख में उत्तराखंड का नाम सिंहपुर लिखा हुआ है। और इसके अतिरिक्त हम जो यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं मोरध्वज जो कि कोटद्वार के अंतर्गत आता है और
1981 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर शोध कार्य किया गया था और 1987 में मलखाम द्वारा खोजा गया था। ये मोरध्वज जो है मलखाम द्वारा इसकी खोज की गई थी 1887 में। बुद्ध की योगासन की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। बुद्ध की जो योगासन के रूप में जो मूर्ति मिली है वो यहाँ से मिली है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अंडाकार मृण फलकों की भी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट जो बात आती है उत्तराखंड के अन्य अभिलेखों की बात करें तो इनमें बागेश्वर लेक में कत्यूरी राजाओं की, जो बागेश्वर का लेक है उसमें कत्यूरी राजाओं की जानकारी मिलती है। उसमें कल्याण बर्मन, नरसिंह बर्मन और अन्य बहुत सारे राजाओं के इसमें लेख प्राप्त होते हैं। प्लेठी अभिलेख से नागवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है, जो प्लेठी देवप्रयाग का जो प्लेठी मंदिर है और हिंडोला खाल प्लेठी का सूर्य मंदिर तो नागवंशी राजाओं से संबंधित है। तो इसका निर्माण जो प्लेठी अभिलेख से नागवंश की जानकारी मिलती है और प्लेठी सूर्य मंदिर कल्याण बर्मन ने बनवाया था और नरपति बर्मन का भी इसकी दीवारों पर लेख उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त वास्ते ताम्रपत्र आनंद पाल का है, इसमें गोरखा नायक मोहन सिंह थापा का भी उल्लेख है। तो साथियों इसमें हमने जाना आज उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल के स्रोतों के अंतर्गत हमने जैसे कालसी का शिलालेख समझा। इसके अतिरिक्त हमने लाखा मंडल कुणिंदों के जो सिक्के उनके बारे में हमने जाना, लाखा मंडल के बारे में जाना, अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमने इसमें जाना। तो जो आपके आगामी एग्जाम है उसके लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि किसी को ऑफलाइन क्लास पढ़नी है, हमसे जुड़ना है, तो हमारे कोचिंग संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान में आप जुड़ सकते हैं और वहां पर ऑफलाइन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।